नमस्कार सभी को। अभी तक के वीडियो में मैंने पूरा बेंथम एंड होकर का क्लासिफिकेशन बता दिया है। केवल इस क्लासिफिकेशन के मेरिट्स या डीमेरिट्स यानी गुण और दोष भर रह गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी चीज़ हो उसमें कुछ ना कुछ तो दोष रह जाते हैं और बहुत सारे गुण भी होते हैं। उसी आधार पर इस क्लासिफिकेशन में भी वैज्ञानिकों ने बहुत सारे गुण एवं दोष देखे हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। वैसे मैं बता दूं आप लोगों को कि जो बेंथम एंड होकर का क्लासिफिकेशन है, ये इसको पूर्ण रूप से नेचुरल नहीं माना गया है, लेकिन इसकी वर्केबल एवं फील्ड एप्लीकेशन को ध्यान में रखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लासिफिकेशन में फेनरो गेम्स के सभी लगभग अभी तक जो जितने भी ज्ञात या खोजे हुए जेनरा हैं, उनका भी तुलनात्मक निरीक्षण किया गया है, जिसकी वजह से इस प्रणाली की खोज की गई है। इसके अलावा ये जो क्लासिफिकेशन है, ये सभी ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि जहाँ जहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन रहा है वहाँ पर एवं अमेरिका तथा कई यूरोपियन देशों में इसको मान्यता प्रदान की गई है। ये सरल क्लासिफिकेशन है, जिसको अनेक जो वर्गीय वैज्ञानिक होते हैं यानी टैक्सोनोमिस्ट होते हैं, उन्होंने इस प्रणाली को सबसे अधिक माना है। इसी आधार पर इसके बहुत सारे गुण एवं दोष हैं, जिनमें सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्लासिफिकेशन के गुणों के बारे में बता दूं। तो इसमें जो सबसे पहला जो गुण है वो ये है कि इसके अंतर्गत जो डिस्की फ्लोरी है उसको सम्मिलित किया गया है, जिसमें जिसी के आधार पर यदि जलीय पौधे एवं स्थलीय यानी कि एक्वेटिक एवं टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स हैं, उनको आधार मानकर उनको एक विधिवत तरीके से अरेंजमेंट किया गया है या उनका विन्यासीकरण किया गया है, जो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा इसका एक और करैक्टर है कि इस क्लासिफिकेशन में जो फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, उनके स्वतंत्र या फ्री एवं उनके संयुक्त या फ्यूज होने की जो प्रोसेस है या जो फ्यूज होते हैं, उन पर भी बहुत अधिक जोर दिया गया है। जिसी के आधार पर जो डाइकोट्स प्लांट्स होते हैं उनको 3 ग्रुप्स में विभाजित किया है, जैसे पॉलीपेटेली, गेमोपेटेली एवं मोनोक्लेमाइड। ये जो 3 जो ग्रुप्स हैं उसको केवल काय पे पेटल्स के फ्यूज होने या फ्री होने की प्रोसेस के आधार पर उसको विभाजित किया गया है। इसकी जो तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें जो मोनोकॉट्स प्लांट्स हैं, उनकी जो ओवरी एवं जो उनमें पेरियंथ पाया जाता है, उसकी रिलेटिव पोजीशन या अपेक्षित स्थिति के आधार पर बहुत अधिक बल दिया गया है। कि जो उसमें मैंने बताया भी था कि जो मोनोकॉट्स हैं उसमें ओवरी कैसी होती है, इन्फीरियर सुपीरियर के आधार पर, तथा पेरियंथ को ज़्यादा मान्यता दी गई है। इसके अलावा इसका जो चौथा गुण है वो ये है कि इसमें जितने भी जीनस हैं उन सभी को सब जेनरा एवं सेक्शन में विभाजित किया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लासिफिकेशन को नामकरण करने के बाद उनका जो भी प्लांट्स हैं उनको सही स्थान पर रखने में सरलता होती है या उनको उनके उपयुक्त स्थान पर रखा गया है। पांचवा जो इसका गुण है वो ये है कि जो डाइकोट्स प्लांट्स हैं उनको मोनोकॉट से पहले रखा गया है, जो कि वैज्ञानिकों ने इसको उचित माना है और सभी वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि डाइकोट्स पहले आए हैं, उसके बाद में मोनोकॉट्स प्लांट्स को रखा गया है। ये तो हो गए बेंथम एंड होकर के क्लासिफिकेशन के मेरिट्स या गुण। अब आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ हो उसमें बहुत सारे दोष भी होते हैं, कितनी भी प्रयास किए जाएं लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ तो दोष रह ही जाता है। तो इस क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारे दोष सामने आए हैं, जो वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से इनकी आलोचना की है। वो इस प्रकार हैं कि इसमें जो पहला जो दोष है ये है कि इसमें जो डाइकोटिलिडनीज और एवं मोनोकोटिलिडनीज जो है, इन दोनों के बीच में जिम्नोस्पर्मी को रखा गया है। ठीक, यानी क्लासिफिकेशन जब आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले डाइकोटिलिडनीज आएगा, उसके बाद में आता है बाद में आता है मोनोकोटिलिडनीज, लेकिन दोनों के बीच में एक और ग्रुप रहता है जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्मी। जबकि जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्म के प्लांट से पहले उत्पत्ति हुई है, लेकिन इस क्लासिफिकेशन में उसको डाइकोटिलिडनीज और मोनोकोटिलिडनीज के बीच में रखा गया है, जो कि अर्थहीन है या किसी भी प्रकार से सही नहीं है। लेकिन ये सब इस वजह से किया गया है कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसकी सुविधा के आधार पर इन दोनों के बीच में जिम्नोस्पर्मी को रखा गया है।
जो दूसरा इसका दोष है वो ये है कि इसका जो ग्रुप मोनोक्लेम आईडी है उसमें अनेक ऑर्डर को रखा गया है और इनकी किसी भी अन्य प्लांट्स के साथ या अन्य ग्रुप के साथ कोई एफिनिटी या इनकी जो बंधुता है वो नहीं है, जिसमें ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें बाइसीरिएट पेरियंथ भी पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट या जो तीसरा इसमें जो दोष है वो केवल ये है कि इसमें सिंगल एवं आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स वाले जो प्लांट्स हैं उनको रखा गया है, जिसके बाद में ऐसी फैमिली जो कि एक दूसरे से बहुत अधिक घनिष्ठता प्रदर्शित करती हैं उनको आपस में एक दूसरे से अलग रखा गया है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा दोष है। और जो चौथा दोष है वो ये है कि इसमें अनेक ऑर्डर के जो भाग होते हैं उनकी सरल प्रकृति के अर्थात इनमें कौन कौन सी सरल हैं और दूसरे और जो ग्रुप्स हैं उनकी भी जो सरल प्रकृति है उनको भी एक दूसरे से अलग रखा गया है। जैसे ऑर्डर्स इसमें सेलिसिनी है, क्यूपी फ्लेरी है, इनके पहले वाले जो ग्रुप्स थे उनकी जो एफिनिटीज है वो अब लगभग समाप्त हो गई है, यानी कि इनके पहले वाले ग्रुप से इनकी एफिनिटीज थी, लेकिन अब ये जो ग्रुप हैं वो कैसे हो गए हैं, समाप्त हो गए या विलुप्त हो गए हैं, लेकिन इनको फिर भी पे मान्यता प्रदान की गई है। और जो पांचवा इसमें जो दोष है वो ये है कि पॉलीपेटेली के बहुत सारे ऐसे ऑर्डर एवं फैमिली हैं जिनमें इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। ठीक, कि जो पॉलीपेटेली हैं उसके बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है, लेकिन उनको बाद में रखा गया है। ठीक, जबकि यदि गेमोपेटेली में देखा जाए तो वही इन्फीरियर ओवरी वाले प्लांट्स जो हैं उनको पहले रख दिया गया है, जो कि ये भी गड़बड़ है कि जब पॉलीपेटेली में इनको इन्फीरियर ओवरी वाले प्लांट्स को बाद में रखा जा रहा है तो फिर गेमोपेटेली में भी क्या होना चाहिए, इनको बाद में रखना चाहिए था, लेकिन इनको क्या कर दिया गया कि गेमोपेटेली में इन्फीरियर ओवरी वाले प्लांट्स को पहले रख दिया गया है। नेक्स्ट जो इसमें दोष ये है कि मोनोकॉट्स में ओवरी एवं पेरियंथ की रिलेटिव जो पोजीशन है वो उनके करेक्टर्स के आधार पर ज़्यादा उसको मान्यता दी गई है। अर्थात सीधी भाषा में कहें कि इनकी जो एफिनिटीज है वो उसको जो ज्ञात करने के लिए ऑर्डर हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करने की अपेक्षा इनके जो करेक्टर्स हैं उन पर अधिक जोर दिया गया है। या अपन सीधी भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मोनोकॉट्स का सामान्य रूप से एनालिसिस है वो ग्लूमेसी की स्थिति को छोड़कर बाकी के जो प्लांट्स उनसे ठीक नहीं समझा जाता है। ये इसमें छठवां दोष है। और सातवां दोष ये है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जैसे अपन मान लें आर्किडेसी या सेलिसिनी जिनमें कोरोला जटिल होते हैं एवं फ्लावर एपिगाइनस होते हैं, उन्हें अधिक प्रिमिटिव या अधिक प्राचीन माना गया है। लेकिन बहुत सारे ऑर्डर हैं जैसे ग्रेमनी है एवं साइप्रेसी है जिनके फ्लावर की स्ट्रक्चर सरल होती है और उन्हें पृथ्वी पर अधिक विकसित कहा गया है। इस प्रकार से जो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है उसमें ये बहुत सारे गुण एवं दोष हैं, तो इनको बहुत ज़रूरी है सीखना कि इनमें क्या कमियां रह गई हैं या कौन कौन सी अच्छाइयां हैं। ठीक है भाई, इसी के साथ ये बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।